नमस्कार स्टूडेंट्स। करियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम बेटा आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारे द्वारा वीडियो अगर बनाई गई है तो उसका अलर्ट आपको आ सके और आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो पहुंच सके। बेटा जो एट प्रेजेंट हमारा करंट में बैच चल रहा है, ये करंट में जो बैच चल रहा है ये एक फ्री बैच है। इस बैच की खासियत ये है कि बच्चा अब हमारे साथ मिलकर तैयारी करे, हार्डवर्क करे और जैसे ही उसका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसको फीस देनी है। आपको मात्र केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस जॉब्स ये भी फ्री दिया जाएगा। साथ साथ में फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी जाएगी। ये फ्री ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए है कि कई बार लाइव क्लासेस में बच्चा डाउट तो क्लियर कर लेता है, लेकिन जब वो घर पे बैठा होता है, पढ़ रहा होता है, सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, तो उस समय कुछ चीजें उसके माइंड से स्किप हो जाती हैं। वो चीजें स्किप ना हो इसलिए उसको फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी गई हैं। साथ साथ जो बच्चे नए तैयारी में जुड़े हैं और जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बच्चों के लिए हम मॉरल सपोर्ट अपने टीचरों के माध्यम से या अपने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करते रहते हैं ताकि बच्चे को एक मॉरल सपोर्ट मिले, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। यहाँ बात एग्जाम की है तो वो सरकारी नौकरी से रिलेट है। अगर आप इन इस कोर्स से रिलेट किसी भी प्रकार की क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या इन पे फोन भी कर सकते हैं, जिन जो नंबर है 99992425838527224700। 10 से 6 आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेट है और ज्योग्राफी हमारे संदीप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, जो कि काफ़ी अनुभवी टीचर हैं, जो बच्चों को हर पॉइंट को, हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ साथ उन क्वेश्चंस को क्लियर करना सिखाएंगे कि जो कि एग्जाम में एकदम पैटर्न पे आते हैं। उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो बच्चे बड़े ध्यान से आप लोग को पढ़ना है और साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको मिस ना करो। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अबाउट आवर सिलेबस कि हम लोगों को इस क्लास में हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हमें क्या कवर करना है। तो हम जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में पहले तो इसके टर्म से समझ लेते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी। तो देखिए, जब हम ज्योग्राफी को इलेबोरेट करते हैं या समझते हैं तो जियोग्राफी में से एक वर्ड निकालता हूँ जियो, और इसको अलग से निकालता हूँ ग्राफ। ग्राफी से निकाला मैंने ग्राफ। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी अर्थ, और ग्राफ का मतलब होता है चित्र। आपने बचपन में स्कूल लेवल पर स्कूलिंग एजुकेशन में ग्राफ देखा होगा, यूज किया होगा। ग्राफ का मतलब होता है चित्र, मानचित्र। तो जब जियोग्राफी आप पढ़ते हैं तो जियोग्राफी का मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी का, पूरी जियो का किसके थ्रू अध्ययन, चित्र के थ्रू, पूरी पृथ्वी का ग्राफ के थ्रू स्टडी करना। द स्टडी ऑफ अर्थ थ्रू ग्राफ इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो आगे से जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफी, तो आप बताएंगे पूरी पृथ्वी का जब हम अध्ययन चित्र के माध्यम से करते हैं, समझते हुए और उस चित्र को देखते हुए, क्योंकि चित्र क्या होता है, विजिबल होता है। तो जब आप किसी चित्र को देखकर अध्ययन करते हैं, यानी पूरी पृथ्वी को देखकर आप अध्ययन करेंगे, तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे, ज्योग्राफी। द स्टडी ऑफ अर्थ थ्रू ग्राफ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, इन शॉर्ट। ठीक है। अब चलिए, जब आप बात करते हैं आपको मतलब समझ में आ गया ज्योग्राफी का, तो इस ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। कोई भी बच्चा नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जैसा कि
आर पॉलिसी, आप चीज़ों को अपने दिमाग में इंजेक्ट कीजिए कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यू आर गोइंग थ्रू द टॉपिक और नॉट। तो ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी पढ़नी है आपको 3 स्टेज पर। तो पहली है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है हमारी इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरी है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा कि ये जो लेटर्स ऊपर-नीचे टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं वो एक्चुअली जिस मैं पॉइंटर से ये राइटिंग कर रहा हूँ वो नया-नया पॉइंटर है और अभी मेरी इस पे हाथ सेट नहीं हुआ है। मतलब माउस है और माउस नया है तो वो फ्रीली इधर-उधर मूव कर रहा है, इस वज़ह से ये लेटर्स आगे-पीछे ऊपर-नीचे थोड़े से हो जा रहे हैं। तो समझ लीजिएगा आप थोड़ा-सा एडजस्ट करके। तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल। तो हमें ये तीनों टर्म पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका पहला टॉपिक होगा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। नंबर 2 आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स मानसून विज्ञान या मौसम विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। नंबर 3 आप पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। और नंबर 4 आप पढ़ेंगे यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ये 4 बड़े टॉपिक हैं किसके अंदर? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो मैं बस सभी से इतना कहूँगा कि आप ये जो सेक्शन मैं लिखा रहा हूँ, इसको कॉपी पे नोट कर लें, बस। उसके आगे जो टॉपिक्स चलेंगे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। कि मैं आपसे पूछूँगा तो जो जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, क्लाइमेटोलॉजी हो गई, ओशियनोग्राफी हो गई, यूनिवर्स हो गया या नहीं हुआ? तो आपको मुझे बता देना कि हाँ, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी हो गया है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, यूनिवर्स हो गया। तो ये 4 सेक्शन आपको नोट डाउन कर लेने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। इंडियन ज्योग्राफी में पूरे भारत का भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरे दुनिया का भूगोल। कि आपको ये देखना है कि कौन सी सड़क कहाँ जा रही है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सा झरना कहाँ पर है, कौन सी पहाड़, कौन सी चोटी, कौन सा मकबरा, कौन सा फेस्टिवल, कौन सा जानवर कहाँ घूम रहा है, ये सब आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और उसी तरीके से वर्ल्ड में पढ़ें। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक की, जैसे सबने कर लिया होगा नोट, तो बस इन इन 4 चीज़ों को नोट करना और इस चार्ट को बनाना है आपको। तो अब यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे, वो हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ज्योग्राफी की बात आती है, तो सबसे बड़ा सेक्शन आता है इंडियन ज्योग्राफी। सबसे बड़ा सेक्शन आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में जब आप देखेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी। अब आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि इंडियन ज्योग्राफी से करें, फिजिकल ज्योग्राफी से या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो बताओ आपके हिसाब से वर्ल्ड करना चाहिए, फिजिकल या इंडियन? अगर मैं एक छोटा-सा ओपिनियन लेता हूँ, तो सभी लोग मुझे मैसेज करके बताएँ, क्या करें? तो एक मैं वोट देख लेता हूँ, वोट बैंक, जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चे इंडियन ही प्रेफ़र कर रहे हैं।
और इंडियन होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अगर किसी एग्जाम को उठाएं या एग्जाम में देखते हैं, तो अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी से, तो 5 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिले। इंडियन ज्योग्राफी इज द बेस ऑफ ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? स्टैटिक है, ये कहीं नहीं जाने वाली। समुद्र अपनी जगह है, समुद्र के बारे में पढ़ना है, समुद्र कैसे होते हैं। झीलें अपनी जगह है, नदियां अपनी जगह है, पर्वत अपनी जगह है, वोल्केनो अपनी जगह है, यूनिवर्स अपनी जगह है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपको सारी चीज देखनी है कि कौन सी चीज कहाँ है तो ये भी अपनी जगह, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में, नंबर ऑफ क्वांटिटी इज हायर इन इंडियन ज्योग्राफी इन द एग्जामिनेशन। तो अब हम शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो चलिए हम चलते हैं अपने घर इंडिया, अपने घर इंडिया की तरफ चलते हैं। मैं छोटा सा शेयर करूं कि ये है हमारा वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा इंडिया। सभी को दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड मैप में, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, और ये जो इंडिया है, ये हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशियन कॉन्टिनेंट। ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा। अब हम चलते हैं अपने इंडिया के मैप पर, यानी अपने घर। तो देखिए, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने इस तरीके से ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी होगी। ये आपको याद भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया, आपको लिखना भी नहीं पड़ा। बस जो फैक्ट होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, वो कहीं पर आप अपने नोट्स में, जब आप रिकॉर्डेड क्लास से बनाएंगे, तो आप अपने नोट्स में उसको कर लीजिए। तो एक मैं स्टोरी से इस टॉपिक को शुरू करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, आप किसी से मिलने जाते हैं, कोई अननोन व्यक्ति है या कोई आपका फ़ैमिलियर व्यक्ति है, परिचित है, कई वर्षों के बाद आपसे मिला, तो आपसे पूछता है आपके बारे में, आपकी फ़ैमिली के बारे में, और भाई कहाँ रहते हो? क्या करते हो? ठीक है? तो इन दैट केस मान लीजिए वो आपसे आपके घर के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे कि भाई मेरा घर इस कॉलोनी में है, गली नंबर ये, मकान नंबर ये। फिर वो और डिटेल में जानना चाहे कि कहता है कि यार मैं तो वहाँ मैं भी वहीं रहता हूँ, तो उस गली में अच्छा ठीक है, तुम्हारा मकान कितना बड़ा है? तो आप लोग क्या कहोगे? तो भाई मेरा घर 50 गज का है, मेरा घर 100 गज का है। फिर और डिटेल देनी है आपको, तो आप क्या बोलोगे? भाई मेरे घर के बगल में शर्मा जी रहते हैं, राइट साइड पे वर्मा जी रहते हैं, पीछे की तरफ गुप्ता जी हैं, आगे तरफ कासिम भाई रहते हैं। ठीक है? इस तरीके से बोलोगे। फिर आप क्या करोगे? बताओगे कि मेरे घर की जो मेन गेट है वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। यानी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपके घर का पता हो। फिर अगर आपके घर के अंदर की बात हो, तो भाई कितने फ्लोर बना रखे? 3 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर में क्या है? पार्किंग है, 2 रूम है, टॉयलेट बाथरूम है। इस तरीके से आप पूरा विवरण दो। उसके बाद चलो वो तो आउटर का इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी चीज़, आपको अपने घर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। आपको अपने घर की इन्फॉर्मेशन पूरी आपके पास होगी। आप आँख बंद करके अपने घर में फ्रीली मूव कर सकते हैं कि स्टेयर्स कहाँ हैं, सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। लाइट चली गई, अंधेरे में आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले जाएँगे बिना बिना एनी आर्टिकल, बिना किसी आर्टिकल के, बिना किसी मोमबत्ती के, दिया को जलाए, आप आराम से वॉक कर सकते हैं। आप ये तक पता होगा कि मैच बॉक्स यहाँ रखा है, टिफ़िन यहाँ रखा है, लालटेन यहाँ रखा है, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, आपको सब चीज़ पता होगी। यहाँ डाइनिंग टेबल है, यहाँ हॉल है। तो हमारा काम भी यही है, इस ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया क्या ये सर क्या इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि जब आप इंडिया की ज्योग्राफी खत्म करें, तो आपको उसी तरीके से पता हो पूरे देश के बारे में, जिस तरीके से आप अपने घर से वेल अवेयर होते हैं कि आपका किचन किधर है, आपका बाथरूम किधर है, आपका बेडरूम किधर है, आपका स्टडी रूम किधर है, आपके पड़ोस में कौन रहता है, फ्रंट में कौन रहता है, पीछे कौन रहता है, अगली गली में कौन रहता है, ये सब आपको पता। तो उसी तरीके से इंडिया इज़ आवर हाउस, होम, कंट्री आल्सो। हमारा घर है इंडिया। तो व्हाई वी शुड नॉट अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन इंडिया? हमें क्यों नहीं पता होनी चाहिए हमारे देश की सभी। तो यही आपको सीखना है इस ज्योग्राफी क्लास में, और मैं यही सिखाऊँगा आपको कि हम, अगर मैं आपसे पॉइंट आउट करूँ,
मैंने अगर यहाँ पर पॉइंटर रख दिया तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा स्टेट है। फिर इस पॉइंट पर मैंने आपको पॉइंट रख दिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला से कौन सी नदी निकल रही है और किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। अगर यहाँ पर कोई माउंटेन बना दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज माउंटेन, यहाँ पर कौन सी माउंटेन हो सकती है। तो यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट किया कि ये कौन सा राज्य है, यू शुड नो अबाउट दिस। आफ्टर माई क्लास आई एश्योरेंस यू, आई प्रोवाइड एश्योरेंस टू यू, मैं आपको आशा दिलाता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ेंगे तो मैं आपको इस तरीके से ट्रेंड कर दूंगा ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में कि आप पूरे इंडिया से, इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से, कि कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड के मैप पर आपने पॉइंट रखा कि आपको पता लग जाएगा कि ये पॉइंट ये है। ठीक है। तो चाहे आप मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, चाहे आपको और भी कोई सब्जेक्ट जो मुझे असाइन किए जाएंगे, तो उसमें भी आपके साथ मैं उसी तरीके से काम करूंगा जैसे आप ज्योग्राफी, बाकी आपको खुद ही पता लग जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जिस तरीके से हम अपने घर का इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसी तरीके से हम अपने देश का इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो जब आप देश के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे कि भाई आपके घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो आप कहेंगे कि भाई हमारे घर की लंबाई यहाँ से शुरू होती है और इधर चलती है, तो यह लेंथ। चौड़ाई देखेंगे तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर चलती है। तो आपको क्या करना है, आप कॉपी पर जीरो काटा खेलते हैं, ऐसे प्लस का निशान बना लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर लिखना नहीं है, समझते चलिए बस। नोट्स बनाते टाइम आप यही करिएगा, जिस तरीके से मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझना। तो जब लेंथ की बात होगी तो ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ की बात होगी, चौड़ाई की बात होगी तो ये चौड़ाई होगी। तो जब लंबाई की बात होगी तो आपसे कोई पूछे कि भारत की लंबाई कितनी है नॉर्थ टू साउथ, तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जब आपसे पूछे कि ईस्ट टू वेस्ट कितनी है लंबाई, तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। अब जब हमने लंबाई और चौड़ाई पढ़ ली तो इसी के साथ हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, देखो, अगर लंबाई नापनी है तो कोई रामलाल यहाँ से चला साइकिल लेकर या मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर, तो जब वो वहां पहुंचेगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 3214। अब अगर मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से उस व्यक्ति को यहाँ जाना है, यहाँ से उस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो उसको कौन सा जीटी रोड, कौन सा हाईवे, कौन सा रोड पकड़ना पड़ेगा, तो आप बताएंगे आगे से, आफ्टर माई क्लास या आफ्टर दिस क्लास, कि पहले तो 3214 किलोमीटर लंबी दूरी वो तय करके जाएगा, एंड देन उसको पकड़ना पड़ेगा NH44। कौन सा हाईवे पकड़ना पड़ेगा, NH44। माई प्रीवियस स्टूडेंट्स जो भी हैं क्लास में उन सबको पता है। और अगर यहाँ से गुजरात के पोरबंदर से चल रहा है और वो यहाँ पर पहुंच रहा है असम के इस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश तक नहीं जा रहा, लेकिन इस वाले रूट को कवर करना चाहता है, तो उसको पकड़ना पड़ेगा NH27। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको मूविंग करनी है तो यू विल हैव टू चूज NH27, एंड नॉर्थ टू साउथ जाना है तो आपको NH44 आपको चूज करना पड़ेगा। तो 2933 में 27 किलो NH27 है, और 3214 किलोमीटर में आपका NH40। चलिए, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब मान लीजिए, देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस पॉइंट, और देखिए अगर मैं इस व्यक्ति को कहूँ कि एक व्यक्ति यहाँ पर है ए, और मैं कहूँ इस पॉइंट इस पर बी पर पहुंचना है, तो इसके पास तीन रास्ते, ए से बी पर पहुंचने के इसके पास तीन रास्ते हैं। कौन कौन से? पहला तो वो शॉर्ट रास्ता पकड़ेगा, ऐसे जाएगा, बाई रोड, बाय रोड चला जाएगा। फिर उसकी इच्छा है कि यार नहीं, मुझे तो लॉन्ग जर्नी पे जाना है, लंबे रास्ते से जाना, तो वो क्या करेगा, ऐसे रास्ता पकड़ेगा, यहाँ से ऐसे घूमता हुआ बॉर्डर 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 ऐसे घूमता हुआ जाएगा, यहाँ से ऐसे घूमता हुआ जाएगा, नीचे से होता हुआ ये यहाँ से ये पहुंचेगा। एक रास्ता ही है। और नेक्स्ट रास्ता क्या है, वो इस वाले रास्ते से पकड़ेगा।
यहाँ से ऐसा घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ यहाँ। तो देयर आर 3 वेज। तो आपको इन दोनों रास्तों की, भाई इस रास्ते की लंबाई तो आपको पता लग गई, जो NH-27 पर है, जिसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, ये तो पता लग गई। लेकिन अगर आपसे पूछे ये वाली जो लेंथ, ये वाली, ये कौन सी लेंथ है? ये है कोस्टल लेंथ, इसको बोलते हैं कोस्ट, समुद्र तट पर है। कैसी लेंथ है ये? कोस्टल लेंथ। तो भारत की जब कोस्टल लेंथ की बात आएगी, तो ये जो लंबाई है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि समुद्र यहाँ तक है, सॉरी, समुद्र की सीमा रेखा यहाँ तक। इस कोस्टल लेंथ की लंबाई है 6100 किलोमीटर। फिर आगे जाने के लिए उसे बाय रोड पकड़ना पड़ेगा, उसे आगे जाने के लिए वाया रोड जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपसे इस रूट में आपसे पूछा जाएगा कोस्टल लाइन। और जब ऊपर वाले रूट की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? लैंड बाउंड्री। ये है लैंड वाली बाउंड्री। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं बाउंड्री को लेकर, एक कोस्टल लेंथ और एक लैंड बाउंड्री। तो ये वाली जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट वाली लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 6100। अब यहाँ पर प्रश्न में जब गड़बड़ झाला होता है तो प्रश्न आ जाएगा कि भारत की टोटल कोस्टल लेंथ क्या है। टोटल कोस्टल लेंथ क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा इंडिया नहीं है, ये भारत का जो है, ये जो कोस्टल लेंथ है, ये भारत के मेन लैंड की कोस्ट है, मुख्य भाग की समुद्र तट रेखा है। भारत के और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इनकी भी कोस्टल लेंथ होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैथ का छोटा सा फॉर्मूला लेंगे, हम इस वाली कोस्टल लेंथ को कोड देंगे ए फॉर एप्पल, इस वाली कोस्टल लेंथ को देंगे बी, और इस वाली कोस्टल लेंथ को देंगे सी। और जब मैं करूंगा टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। अब जब ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये लंबाई आप लिखेंगे 7516.6 किलोमीटर। तो व्हाट इज द टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया? 7516। और जब आपसे पूछेगा कि बताएं सिर्फ ए की लेंथ क्या है, तो ए क्या है? भारत के मेन लैंड की कोस्टल लेंथ, मेन लैंड की कोस्टल लेंथ। तो इस कोस्टल बाउंड्री से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपसे पूछ लेगा रैंडमली कि भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है, देन यू विल ऑप्ट द आंसर 7516। 7516.6 किलोमीटर है टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग ए प्लस बी प्लस सी। और अगर सिर्फ मेन लैंड की पूछेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, देन यू विल से इट इज ओनली 6100 किलोमीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आई। अब इसके अलावा फर्दर, तो देखिए हम भारत के इंट्रोडक्शन को अच्छे समझते जा रहे हैं। अगर मैं ये ऐसे चार दिशाएं बनाता हूँ, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 3214, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई 2933। अब अगर कोई ऐसे घूम कर जा रहा है तो 15,200 किलोमीटर, और अगर कोई कोस्टल बाउंड्री के ऐसे जा रहा है तो 6100 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, नीचे वाली कोस्टल बाउंड्री 6100, ऊपर वाली लैंड बाउंड्री 15,200, बस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3,200, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2,933। ये NH-44, इधर NH-27। ये हो गई टोटल भारत का क्या लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पर जब हमने बात करी इन चार पॉइंट्स की, ये तो एग्जाम में इन चारों पॉइंट्स के नाम पूछ रहे, तो बताओ इंडिया के चारों पॉइंट्स कौन से? तो देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडिया में आपको चार नहीं, आपको 5 पॉइंट याद रखें। कौन कौन से? एक पॉइंट है ये है सबसे नॉर्थ पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये जो सबसे वेस्ट में है। तीसरा पॉइंट है ये जो सबसे ईस्ट में है। और चौथा पॉइंट है एक यहाँ पर, और पांचवा पॉइंट है एक यहाँ। अब अगर आप स्केल से लाइन खींचेंगे, देखिए स्केल से लाइन खींचने पर ये वाला पॉइंट नीचे है
और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना, अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन पर ले आऊं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट, जिसको मैंने टिक राइट किया है, तो मुझे बताओ कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय? आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया का डीप साउथ यानी सबसे सदर्न पॉइंट क्या है, बी फॉर बॉय। आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, और बच्चे यहाँ पर यही गड़बड़ी कर देते हैं कि वो ए फॉर एप्पल को ऑप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो जो हमारा ए पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। अंग्रेजी मीडियम के छात्र परेशान ना हो, जैसे हम लिखते हैं श्याम, तो उसी तरीके से इनके नाम लिखने हैं बस। जैसे आपने हिंदी में श्याम लिखा, उसको इंग्लिश में ऐसे लिख लिया, तो कन्याकुमारी को भी उसी तरीके से लिख। जिस वर्ड का कोई पर्टिकुलर अलग से मीनिंग होगा, देन आई विल टेल यू, अदरवाइज आप उसी तरीके से फॉर्मेशन लिखते चलेंगे। जहां पर कुछ यूनिक होगा मैं आपको तुरंत बता दूं। केप कैमोरिन को लिखेंगे CAPE, केप कैमोरिन, CAMORIN, केप कैमोरिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो देखिए, ए पॉइंट को आप किस नाम से जानेंगे, कन्याकुमारी और केप कैमोरिन। अब ये पॉइंट किस नाम से जाना जाए? अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमिका, भारत के मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु, व्हाट इज द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, तो मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है ए फॉर एप्पल, ए पॉइंट। और अगर आपसे पूछे रैंडमली कि भारत का सदर्न पॉइंट क्या है, तो आप सीधे नाम लेंगे बी पॉइंट। अगर उसने बोला एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत के मेन लैंड का सदर्न पॉइंट क्या है, मेन लैंड क्या है, ये है मेन लैंड, ये पूरा का पूरा इंडिया का मेन लैंड है। तो मेन लैंड का सदर्न पॉइंट ए फॉर एप्पल है, और उसको कन्याकुमारी बोलते हैं, और उसका सेकंड नाम केप कैमोरिन। लेकिन अगर पूछ ले, रैंडमली क्वेश्चन दे दे कि भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, सदर्न, व्हाट इज द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, देन यू विल चूज द ऑप्शन बी पॉइंट। अब बी पॉइंट का नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये अंडमान निकोबार आइलैंड का ग्रुप है। तो अंडमान, अभी आइलैंड्स में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, तब बताऊंगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी कौन से आइलैंड पर है, ये आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आई होप आपको ए और बी पॉइंट के क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। बाकी सी डी ई में कोई कॉमन नहीं है, कोई कोई अंतर नहीं है, बस सी, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। जैसे सी का नाम है गुहार मोती, गुहार मोती, सी का नाम है गुहार मोती। इसको इंग्लिश में भी यही लिखेंगे, GUHAR, गुहार मोती। डी का नाम है इंदिरा कॉल, INDIRA, इंदिरा कॉल। ठीक है, और जो ई पॉइंट है उसका नाम है किबिथु, KIBITHU, KIBITHU। तो किबिथु कहाँ पर है, ई पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है। सी पॉइंट गुजरात में है, जिसका नाम है गुहार मोती। डी पॉइंट इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जो डी और ए है, तो ए पॉइंट है आपका तमिलनाडु में, जिसे कन्याकुमारी कहते हैं और केप कैमरून के नाम से जाना जाता है। और बी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा। तो देखिए, अगर आपको कॉपी पे सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी, कॉपी पे सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप लाइन ड्रॉ कर कर भी इतने प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। कहेंगे ये है इंदिरा कॉल, ये है इंदिरा, इंदिरा कॉल, और ये है केप कैमोरिन, और ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, और ये है आपका किबिथु, और ये है आपका गुहार मोती। यहाँ से यहाँ आने में 15,200, यहाँ से यहाँ आने में 6100,
यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाने में NH-27 और 2,933 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ जाने में नीचे 3,214 और NH-44, और यहाँ से ऐसे करके बना देंगे तो आपकी 15 अगस्त आ रहा है, पतंग बन गई। देखो अच्छी सी ड्राइंग है ना। तो आप किसी भी तरीके से आप इन पॉइंट्स को ऐड करो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है सभी को। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपने चारों पॉइंट्स देख लिया अपने इंडिया के। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट के बीच आपसे कोई भी पूछे कि अगर यहाँ पर 7 बजे सूरज निकलेगा सुबह, तो आप बता देंगे कि जो इधर वेस्ट वाला पॉइंट है इधर 9 बजे निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपका जो ईस्ट और वेस्टर्न पॉइंट है, इसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे। 2 आवर्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप सीधे बता देंगे कि ईस्ट और वेस्ट पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस। जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा हाउ, वहां कि कैसे, बट अभी सिर्फ ये याद रख लेंगे कि 2 घंटे का डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट पॉइंट, बस। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा, हमारे घर का साइज हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपका भाई घर कितने गज का है, तो आप बोलोगे ना 50 गज का है, 100 गज का है, 200 गज का है, मेरे तो बंगला है। तो ऐसे ही आपसे जब घर का आपका पूरा एरिया पूछेगा आप कोई, देन आप बताएंगे कि हमारे इंडिया का जो एरिया है, टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल, वो है इतना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल एरिया इंडिया का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंडिया का, कि इंडिया की लंबाई कितनी है, इंडिया की चौड़ाई कितनी है, इंडिया के चारों पॉइंट्स कितने हैं, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, इंडिया का टोटल एरिया कितना है। अच्छा, अब आपको ये तो पता होगा भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? अच्छा, आप लोग सभी लोग जो अभी ये 8-8 बताए जा रहे हैं, मुझे एक जनरल सी बात बताओ कि जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले भारत में कितने यूनियन टेरिटरी थे? ये जो 8 यूनियन टेरिटरी बता रहे हैं बच्चे, मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज? तो जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले भारत में 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, और जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी। तो 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 8 होते हैं। एम आई राइट? है ना? तो जो बच्चे 8 बता रहे हैं वो इस चीज को थोड़ा ध्यान दे ले कि 7 में 2 जोड़े तो 8 होते हैं, तभी तो वो 8 बता रहे हैं। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव अलग अलग थे, उनको एक साथ मर्ज कर दिया है, मैं एग्री कर रहा हूँ उस बात को लेकर। लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग यूनिट काउंट हो रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो आप अब इस चीज को ध्यान रखना कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन में 8 ऑप्शन नहीं है तो आपको 9 ही लगाना पड़ेगा। इट मीन्स वो दादर नागर हवेली दमन एंड दीव को अलग अलग यूनिट काउंट करेगा। और अगर क्वेश्चन में 8 है देन यू विल गो विद ऑप्शन 8। दोनों चीज मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक पेपर हुआ है, उसमें यूनियन टेरिटरी, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और ऑप्शन में 8 था ही नहीं, और ना ही चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। उसमें ऑप्शन था 7, 9 और 7, 9 और 6 और 10, ये थे ऑप्शन। तो वहां पर हमें क्या लगाना है? वहां पर 9 ही लगाना है।
ठीक है, 7, 9, 6 और 10 में हमें 9 ही लगाना है, लेकिन अगर 7, 8, 9, 10 होगा देन यू कैन गो विद 8, तब आप 8 के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेना, उसी के हिसाब से चॉइस लगाना ऑप्शन, क्योंकि एग्जामिनर किस मेंटालिटी से क्वेश्चन उसने वहाँ क्रिएट करा है वो वही बता सकते हैं। तो देखिए हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आज की डेट में, ठीक है। और जब दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को अगर आप यूनियन टेरिटरी को एक साथ नहीं मर्ज करते हैं तो आप 9 उसको समझ बस। तो ये आप इसमें थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना अपने एग्जाम में, उस चीज का क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, नहीं तो गलती ना हो, छोटी सी बात पे गलती हो जाती है कई बार। तो अब यहाँ पर हमारे राज्य देश में कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो ध्यान रखेंगे। तो जैसे आपके घर में बोलते हैं ना कि भाई घर में 5 कमरे हैं, 3 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम, तो उसी तरीके से आपके घर का इंटरव्यू। अब कौन सी चीज कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर 2 यूटी बन गई, इधर लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये छोटा सा दिल्ली है, ये यूपी है, ये गुजरात है, ये एमपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका कर्नाटक है, नीचे केरल है, ये तमिलनाडु है, छोटा सा गोवा है, ये महाराष्ट्र है, इधर मेघालय है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, और इधर ये त्रिपुरा है, और इधर ये सिक्किम है, और इंडिया का नक्शा खत्म। और यहाँ पर एक पौंडुचेरी, 2 पौंडुचेरी, यहाँ पर तीसरी पौंडुचेरी, और यहाँ पर चौथी पौंडुचेरी। पौंडुचेरी 4 हैं, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार है। ये इंडिया का टोटल इंट्रोडक्शन पूरा। So after the class of geography, you will also be able to point all these things, all these states, just like me. कि आपको सारी चीज पता होंगी कौन सी चीज कहाँ पर है। आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में धीरे धीरे करके मैं सब याद करा दूंगा, अगर आप सिंसियरली क्लास में रेगुलर बने रहेंगे तब। तो आज हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन देख लिया, इंडिया का। अब हम जानते हैं, जैसे होता है ना कि हमारे घर के पड़ोस में कौन रहता है, पड़ोसी कौन है, तो अगल बगल पड़ोसियों की भी हमें खबर होनी चाहिए कि पड़ोस में कौन है। तो जब पड़ोसियों की बात करते हैं साउथ में, तो साउथ में 2 पड़ोसी हैं, देखिए। तो पहला पड़ोसी कौन सा है, ये है, ये एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स। इसका क्या नाम है, मालदीव्स। और एक फिर दूसरा, ये कंट्री है, इसका नाम है श्रीलंका, लंकेश का घर, ठीक है, महाबली लंकेश का घर। अब इधर देखेंगे ईस्ट में, तो ये है म्यांमार। और देखिए ये आपको एक देश दिख रहा होगा जो बिल्कुल, अगर आप इंडिया को देखें, बड़े इंडिया को, तो ये मिनी इंडिया के जैसा दिखाई दे रहा है। कि इंडिया के नक्शे को अगर छोटा कर दें तो इंडिया का नक्शा कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ तक भी देखेंगे तो इंडिया के जैसा ही छोटा इंडिया दिखाई दे रहा है, मिनी इंडिया। तो ये है हमारा बांग्लादेश। कब बना, 1971 में। ये बांग्लादेश है। अब इधर आएंगे तो देखिए ये भूटान है, ये आपका चाइना है, ये नेपाल है, और इधर पाकिस्तान है, और ऊपर अफगानिस्तान है। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ईस्ट में कौन सा पड़ोसी है, वेस्ट में कौन सा पड़ोसी है। इन पड़ोसियों से ये प्रश्न बनता है कि बताओ इन पड़ोसियों में से सबसे बड़ा घर किसका है, यानी किसकी बाउंड्री, सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे साथ लगी हुई है, किस घर की सबसे बड़ी बाउंड्री हमारे घर के साथ लगी हुई है, और कौन सा ऐसा घर है जिसकी सबसे छोटी बाउंड्री हमारे घर के साथ लगी हुई है। तो जब हमारा घर है इंडिया, तो बात करेंगे कि हमारे घर के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी लगी हुई है, तो बांग्लादेश की लगी हुई है। और ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सबको याद है कि बांग्लादेश की लगी है, और एग्जामिनर वहां पर आपके साथ ओवर स्मार्टनेस दिखाएगा और वो कहेगा कि बताओ भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, उसकी लंबाई कितनी। अब यहाँ पर लंबाई में फंस जाओगे, तो आप बताओगे 4096 किलोमीटर।
भारत की बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है और उसकी लंबाई कितनी है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी कितनी है? तो सबसे छोटी है अफगानिस्तान की, ये लगभग 100 105 के आसपास है, 100 से लेकर 105 के आसपास है। तो सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ है, कहीं पर 105 मिलेगा, कहीं पर 110 मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 100 से 110, 105, 106, 104, कहीं पर सब जगह एवरेज में 105 यूज करते हैं, तो 105 के आसपास। तो सबसे छोटी बाउंड्री 105 किलोमीटर अफगानिस्तान की और सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की जो 4096 किलोमीटर। ये दो बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए, किसकी बाउंड्री कहाँ किसके साथ लग रही है आपको। आई होप आपको इंडिया का इंट्रोडक्शन क्लियर हो। फिर आप देखेंगे जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते टाइम आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, तो भारत में से जो होकर जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो भारत से जाने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है? तो देखिए, कर्क रेखा एक वर्चुअल लाइन है जो ग्लोब पर खींची गई है, वो इस तरीके से जा रही है भारत के राज्यों से, भारत के बीचों बीच से होती हुई जा रही है इस तरीके से। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के कितने राज्यों से मूव कर रही है? तो आप कहेंगे 8 राज्य। कितने राज्यों से मूव कर रही है? 8 राज्यों से। अब यहाँ पर और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इन 8 राज्यों में से कौन-कौन से राज्य हैं? तो उसके लिए मैंने एक छोटी-सी ट्रिक बनाई है, आप उसको लिख लेंगे कॉपी पर कि गुस्से में राम ने गुस्से में छत पर मित्र को झापड़ मारा। भाई गुस्से में था तो मार दिया। मित्र को झापड़ मारा। तो इस आपके लाइन के अंदर आपके 8 के 8 स्टेट हैं। अब वो कैसे आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले राजस्थान और एमपी। राम में राजस्थान और एमपी। गुस्से में आ गया गुजरात। गु से गुस्सा, गु से गुजरात। छत, छत से कौन सा स्टेट बनाओगे जरा बताओ? छत्तीसगढ़। छत से छत्तीसगढ़। तो देखो, दो स्टेट ये रहे राजस्थान और एमपी, एक गुजरात, 3 छत से छत्तीसगढ़, 4। अब मित्र में आप देखें मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, 1 और 2। मिजोरम और त्रिपुरा, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। और झा से झापड़ में देखो, झा से झारखंड। और ये जो पर बचा है इधर पर, छत पर, तो पर में आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो राम में राजस्थान एमपी, गुस्से में गुजरात, छत पर छत्तीसगढ़, पर में पश्चिम बंगाल, मित्र में मिजोरम और त्रिपुरा, और झा से झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए। राज्यों के नाम याद करने की ट्रिक ये है, जिसको अच्छे लगे वो लिख लेना, जिसको ना अच्छे लगे वो अपने तरीके से याद कर लेना। ठीक है। तो राम ने गुस्से में छत पर मित्र को झापड़ मारा, ये उस क्वेश्चन का ट्रिक है जो भारत की राज्यों से जाने वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। और वो 8 राज्य मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। कई बार हमें एग्जाम में भूल जाते हैं, अगर हमें इस यूनिक तरीके से ट्रिक्स याद है तो हम क्वेश्चन को सिंसियरली अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं हो पाते। तो ये था हमारा इंडिया का इंट्रोडक्शन। फुल इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के पड़ोसी कौन है, इंडिया की लंबाई, चौड़ाई, टोटल एरिया, कोस्टल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, स्टेट, यूनियन टेरेटरी। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज सीक्वेंस। जब हमें देखना है कि भारत में इंडिया के इंट्रोडक्शन के बाद, ये था हमारा इंडिया का इंट्रोडक्शन। अब इंडिया के इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं टू द टॉपिक, एक एक करके कि कौन कौन से टॉपिक हमें देखने। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
बात करता हूँ, हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बाद पहला टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। नंबर दूसरा टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि भारत की फॉर्मेशन कैसे हुई। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका घर कैसे बना है, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे अपने घर के बारे में। अगर आपको पता है कि आपके घर का निर्माण किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लगी हैं और कहाँ पर क्या-क्या चीज़ है, देन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो देखिए, जब आप भारत के नक्शे को या इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया में आपको 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। पहला, इस पार्ट को आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये। तो ये पार्ट है आपका हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। फिर उसके बाद जब इस पार्ट को आप देखेंगे, तो ये है आपका प्लेन्स, मैदानी भाग। और फिर उसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा बच गया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है पठारी क्षेत्र। पठार मतलब प्लेटू, चट्टान। तो भारत का विभाजन 3 भागों में है, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र आपको मिलेगा भारत के उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्दर्न रीजन में। मैदानी क्षेत्र आपको मिलेगा सेंट्रल रीजन में और पठारी क्षेत्र मिलेगा आपको सदर्न रीजन में, दक्षिणी भाग। अब देखिए, ये जो आपको पठारी क्षेत्र दिख रहा है, इसमें पत्थर ही पत्थर है, चट्टान है, रॉक्स है। पठार का मतलब क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ रॉक। प्लेटू, व्हाट इज प्लेटू? प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ माउंटेन या रॉक। किसी माउंटेन, चट्टान का एक टुकड़ा, भाग ही पठार कहलाता है। तो जो ये वाला प्लेटू है, ये एक टुकड़ा है किसी बड़े टुकड़े का। तो इस टुकड़े को जब आइस एज था, हिमयुग, जब पृथ्वी के निर्माण की स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन की संरचना चल रही थी, जब पृथ्वी का निर्माण चल रहा था, तो उस समय का जो एज था उसे कहते थे आइस एज, हिमयुग। तो ये बात है कुछ हिमयुग की, कि पूरी एक पृथ्वी हुआ करती थी। मैं अब एक ब्लैंक मैप पर जाना चाहूंगा। गिव मी अ स्पेस। तो देखिए, जैसे मैंने माना कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब इस पूरी पृथ्वी पर क्या है? आइस। अब ये पूरी पृथ्वी पानी, यानी बर्फ से और पानी से भरी हुई है। अब ये पृथ्वी जो है, इसके नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर पानी है। ठीक है? उस सरफेस के ऊपर पानी है। अब क्या होता है, इस पानी के बीच में से जो नीचे सरफेस है, इस सरफेस में क्रैक्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं? कि ऊपर से अंतरिक्ष से कई उल्कापिंड गिरते हैं। एस्टेरॉइड सुना है ना आपने, उल्कापिंड? इस पृथ्वी पर गिरते हैं। तो उस समय जब ये पृथ्वी होती है, उस समय इस पृथ्वी का नाम होता है, देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी आपको प्रॉपर्ली समझने की इतनी जरूरत नहीं है। यू आर नॉट डूइंग द रिसर्च इन दिस टॉपिक, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इशू एंड द कॉन्सेप्ट। कि जब पृथ्वी सबसे पहले थी, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता था? इसको बोला जाता था पैंजिया। क्या बोला जाता था? पैंजिया। पृथ्वी को क्या बोला जाता था? पैंजिया। अब इस पैंजिया से क्या हुआ कि सेपरेशन हुआ, टुकड़े बटे अलग अलग, क्रैक्स पड़े, दरारें पड़ी, सेपरेशन हुआ, पृथ्वी की आंतरिक परतों में हलचल हुई, इंटरनल प्लेट्स में मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से क्रैक्स हुए। फिर अंतरिक्ष से कुछ उल्कापिंड्स भी गिरे। आपने देखा होगा जब डायनासोर युग था, तो कहा जाता है कि डायनासोर युग में अंतरिक्ष से बड़े बड़े आग के गोले गिरे। तो उस टाइम की बात अगर मैं करूं, उससे भी पहले की बात करूं, तो एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते रहते थे। तो उन एस्टेरॉइड्स के हलचल से, इफेक्ट से, इस पैंजिया का सेपरेशन हुआ। सेपरेशन हुआ,
तो नीचे की प्लेट उठकर ऊपर आ गई और इस पानी के ऊपर तैरने लगी। तो ऐसी पृथ्वी पर कई सारी प्लेट्स बन गई। ठीक है? अब जब इस पृथ्वी पर कई सारी प्लेट्स बन गई, इन प्लेट्स को अलग-अलग नाम दे दिया गया। एक को नाम दे दिया गया अमेरिकन प्लेट, एक को नाम दे दिया गया अफ्रीकन प्लेट, एक को नाम दे दिया गया यूरेशियन प्लेट और एक को नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इन प्लेटों से क्या हुआ? आगे फिर जाकर सेपरेशन हुआ कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों का। तो कहा ये जाता है, ध्यान से देखिएगा, मैं चलता हूँ वर्ल्ड मैप पर। कहा ये जाता है जितने देखिए ये दिख रहा है ना आपको लैंड वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था। ये पूरा का पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था आपस में और ये पूरे के पूरे सेट को कहा जाता था पैंजिया। एक लैंड था जो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर, इसको क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और ये पैंजिया टूटा तो ये बन गया अमेरिकन प्लेट, ये बन गई अफ्रीकन प्लेट, इधर बन गई यूरेशियन प्लेट, इधर बन गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनके टूटने से। और कहा जाता है कि एट द स्टार्टिंग ये सब आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। तो ध्यान से देखिए, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसको हमने देखा ये पठारी क्षेत्र है। प्लेटू रीजन है, अभी आपको मैंने बताया पठारी क्षेत्र है। बीच का जो एरिया है वो मैदानी क्षेत्र है और ऊपर वाला एरिया है पर्वतीय क्षेत्र, हिली एरिया। तो जब पैंजिया टूटा और जब अलग-अलग प्लेटें का निर्माण हुआ तो एक बड़ी प्लेट बनी अफ्रीकन प्लेट। अब इस अफ्रीकन प्लेट से ये वाला हिस्सा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इतने हिस्से की, ये वाला हिस्सा इस अफ्रीकन प्लेट से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा ये इससे जुड़ा हुआ था। ये यहीं से टूटकर फ्लोट होकर यहाँ पहुंचे। ये सब आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। तो होता क्या है कि इस अफ्रीकन प्लेट से ये एक टुकड़ा टूट जाता है। ठीक है? और इधर होती है ऊपर यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट से एक टुकड़ा टूटता है। अब चलते हैं ब्लैंक मैप। तो देखिए, इधर से एक टुकड़ा टूटा यूरेशियन प्लेट से, इधर से एक टुकड़ा टूटा अफ्रीकन प्लेट से। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और बीच में पानी है। तो देखिए, जब ये पैंजिया थी, इस पैंजिया के चारों तरफ पानी हुआ करता था। जब ये एक टुकड़ा था, सिर्फ एक ही प्लेट थी जो फ्लोट हो रही थी, तो इसको तो पैंजिया बोलते थे। और जो चारों तरफ पानी हुआ करता था, समुद्र होता था, इसको बोलते थे पैंथलासा सी। पैंथलासा। कौन सा सागर बोलते थे? पैंथलासा सागर। और इसको बोलते थे पैंजिया। लेकिन जब ये अलग-अलग टुकड़ों में टूटी और इधर से अफ्रीकन प्लेट से एक टुकड़ा टूटा और इधर से यूरेशियन प्लेट से एक टुकड़ा टूटा, तो इन दोनों टुकड़ों के बीच में जो पानी इकट्ठा था या उपस्थित था, उसको बोलते थे टेथिस सागर। क्या बोलते थे उसको? टेथिस सागर। अब ये दोनों टुकड़े एक दूसरे की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए एक नाली है, घरों के बाहर नाली होती है, आपने देखा होगा। अगर आप नाली में इधर से प्रेशर डालें और इधर से भी प्रेशर डालें, तो नाली का पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा, नाली से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। करेगा ना दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर होगा और एक टाइम ऐसा आएगा नाली का पानी नाली से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे। इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो मैं एक ही तरफ निकाल रहा हूँ पानी। अब मान लीजिए इसी टाइम पर इतनी ठंड है कि जैसे-जैसे पानी बाहर निकल रहा है, वो जमता जा रहा है। आइस एज चल रहा है, तो पानी जमता जाएगा, पत्थर अपना प्रेशर लगा रहे हैं, आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो पानी उठ रहा है, जम रहा है, उठ रहा है, जम रहा है, उठ रहा है, जम रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये पानी एक माउंटेन की शेप ले लेगा। तो हुआ कुछ इसी प्रकार कि इधर से ये टुकड़ा चला और इधर से ये टुकड़ा चला। इस टुकड़े का नाम था गोंडवाना लैंड। ये कौन सी प्लेट से टूटा? अफ्रीकन प्लेट से। और इस टुकड़े का नाम था अंगारा लैंड। ये किस प्लेट से टूटा? यूरेशियन प्लेट से।
और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और इनके बीच में है उपस्थित टेथिस सागर, और टेथिस सागर दोनों लैंड्स के कंप्रेशन से ऐसे उठता जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे दोनों टुकड़े आपस में नजदीक आ गए, बीच का पानी ऐसे उठने लगा, और जब बीच का पानी ऐसे उठने लगा तो ध्यान से देखिएगा, इंडिया के मैप पर चलते हैं। यहां पर है आपका अंगारा लैंड, ये रहा आपका गोंडवाना लैंड, ये दोनों टुकड़े चढ़े तो यहां पर देखिए एक पर्वतमाला खड़ी हो गई कंप्रेशन से। वो जो टेथिस सागर था वो फोल्ड होकर खड़ा हो गया और इस पर्वतमाला को नाम दिया गया हिमालय। क्या नाम दिया गया? हिमालय। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के कंप्रेशन से टेथिस सागर फोल्ड होकर एक माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। उस समय आइस एज था, पानी ऊपर उठता जा रहा था और बर्फ बनता जा रहा था। अब ध्यान से देखिए, जब आइस एज बदला, खत्म हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो बर्फ जमा थी ये सब मेल्ट होने लगी, और जब मेल्ट होने लगी तो इन्हीं पहाड़ों से नदियां निकली, और जब नदियां निकली तो जो समुद्र था उस समुद्र की रेत, कंकड़, बजरी, पत्थर सब किसमें जमा हो गए? इसी माउंटेन रेंज में। और जब वो पहाड़ पिघले तो वो बजरी, पत्थर, कंकड़ सब उस नद पानी के बहते 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 सब यहाँ इकट्ठा होने लगे पहाड़ों से नीचे। और जब यहाँ इकट्ठा होने लगे तो पानी और रेत और बजरी और कंकड़ मिलकर यहाँ पर पूरे में बन गए मैदान, प्लेन एरिया, मैदानी भाग बन गए। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, द सॉइल कैरिड बाय द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन रेंज। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत के मैदानी भागों का निर्माण किस तरीके से हुआ, हाउ द प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, देन यू विल से थ्रू द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हिमालय खड़ा हो गया, ऐसे करते करते ऐसे खड़ा हो गया, इसकी सबसे ऊंची चोटी ये हो गई। तो अब एक बात बताएं, मुझे आदमी खड़ा है, मान लीजिए कोई एक आदमी खड़ा है, तो आदमी के सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है सामने की तरफ? उसका माथा, जिसको फोरहेड बोलते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर उसका माथा दिखाई देता है, जिसको फोरहेड बोलते हैं। तो ऐसे ही जब ये सागर, कौन सा सागर? टेथिस सागर फोल्ड होकर खड़ा हुआ, तो जो सबसे ऊंची चोटी दिखी तो उसे क्या कहा गया? सागर माथा। क्या कहा गया? सागर माथा। ये रहा सागर। इतिहास में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं आज की डेट में, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, सागर माथा के नाम से। कौन सा सागर? टेथिस सागर। वही सागर फोल्ड होकर खड़ा हो गया और सबसे ऊंची चोटी बनी। तो जो व्यक्ति का सबसे ऊंचा माथा होता है, फोरहेड होता है, उसी तरीके से इस हिमालय का सबसे ऊंचा जो फोरहेड था वो है माउंट एवरेस्ट, और उसे क्या कहा गया? सागर माथा। इंग्लिश में भी कहेंगे सागर माथा, सी फॉरहेड नहीं कहेंगे, सागर माथा ही कहेंगे। ठीक है, और इन्हीं इन्हीं माउंटेन्स से निकलने वाली नदियों से निर्माण होता है मैदानी भागों का। और आप ध्यान से सुनिए, जब मैदानी भाग बनेंगे, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा, झारखंड का सेंट्रल हिस्सा, ये सब मैदानी भाग है। और मैदानी भागों की मिट्टी उपजाऊ होगी, क्योंकि जो मिट्टी नदियों के माध्यम से लाई जाती है वो फर्टाइल होती है। टाइप्स ऑफ सॉइल में जब हम पढ़ेंगे, विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, जब मैं बताऊंगा आपको एलुवियल सॉइल के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, फिर बताऊंगा खादर एंड बांगर के बारे में, तब बताऊंगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से होती है। तो जब मैदानी भागों में मिट्टी मिलेगी तो यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है, और उपजाऊ मिट्टी में प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि
हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब बच्चे कहेंगे सर पंजाब में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बेटा पंजाब में होता है, डेफ़िनेट होता है। लेकिन पंजाब में दूसरी नदियाँ बह रही हैं। हिमालय वाली नदियाँ नहीं बह रही हैं। पंजाब में दूसरी नदियाँ बह रही हैं। रिवर सिस्टम मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, देन आपको सारी नदियाँ पता लगेंगी। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की, तो आपसे जब भी कोई पूछे कि हिमालय के उत्तर में क्या है? तो पहाड़ी इलाका है। भारत के उत्तर में क्या है? तो पहाड़ी इलाका है। भारत के मध्य में क्या है? तो मैदानी भाग है। और भारत के दक्षिण में क्या है? तो आपका गोंडवाना लैंड है, जो कि एक पठारी भाग है। और ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत का हिस्सा किस लैंड का भाग है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और कोई सा लैंड दे देगा तो आपको क्या बताना है? गोंडवाना लैंड का भाग। गोंडवाना लैंड कौन सी प्लेट से रिमूव हुआ था, टूटा था? अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ। अंगारा लैंड किस प्लेट से टूटा? यूरेशियन प्लेट से टूटा। अब एक प्रश्न का उत्तर देंगे ध्यान से। एक बाइक ऐसे जा रही है, एक बाइक इस तरफ की जा रही है, दोनों बाइक स्पीड में है। अब जब मान लीजिए या ये एक बाइक स्लो जा रही है, इधर से कोई बाइक आ रही है, अब ये तेज चलने वाली बाइक जब इस बाइक से टकराएगी तो टक्कर लगने पर इस बाइक में जो पीछे आदमी बैठा है या बाइक का जो पीछे वाला टायर है, मुझे बताओ कि ये वाला टायर नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, या ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा? बताओ। ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट नीचे जाएगा या बी पॉइंट नीचे जाएगा? अगर किसी की आमने सामने टक्कर लगती है तो जो आगे वाला व्यक्ति है वो टकराकर नीचे होगा और पीछे वाला व्यक्ति ऊपर उठेगा। साइंस के नियमों के अनुसार यही होता है। तो जब ऐसा ही होता है जब हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराएगी। तो मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब हल्की प्लेट भारी प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा? क्या होगा? कि भारी प्लेट तो नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर उठना शुरू कर देगी। क्योंकि अगर भारी प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई तो ये वाला हिस्सा इधर से ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो भारी प्लेट क्या होगी? भारी प्लेट सबडक्ट होगी और हल्की प्लेट ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो हुआ कुछ इस प्रकार, इधर से जो गोंडवाना लैंड चल रहा है, इधर से जो अंगारा लैंड चल रहा है, तो इधर से ध्यान से देखिए, गोंडवाना लैंड था भारी प्लेट, तो गोंडवाना लैंड क्या होने लगा? सबडक्ट होने लगा, यानी ये धंसने लगी और इधर वाली प्लेट ऊपर उठने लगी। और जब ये वाली प्लेट इधर से ऊपर उठने लगी तो ये वाला क्षेत्र ऊपर उठ गया, ये वाला पूरा क्षेत्र ऊपर उठ गया। तो हिमालय की जो ऊंची-ऊंची चोटियां दिख रही हैं, वो प्लेट के ऊपर उठने से भी हो गई। और दूसरी चीज, तिब्बत का पठार सुना है आपने, जिसे संसार की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत की पठार, दुनिया की छत, ये ऊंची क्यों है? क्योंकि अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के ऊपर है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। इसलिए वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटियां हैं। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए, टॉप 10 हिल्स, टॉप 10 माउंटेन्स आपको यहीं मिलेंगी। पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की टॉप 10 चोटियां हैं, पर्वत चोटियां सबसे ऊंची, वो इसी बेल्ट पर मिलेंगी आपको, यहीं पर ही। क्योंकि इससे अधिक ऊंचा स्थान कोई है नहीं। क्योंकि एक प्लेट ऐसे गई, नीचे सबडक्ट हो रही है, एक प्लेट ऐसे आई और ऐसे ऊपर की ओर उठ रही है। तो जो चीज पैरेलल है और पैरेलल से ऊपर उठेगी, तो देखो अगर इस पर कोई चोटी होगी तो ऊंची होगी या नहीं होगी? अगर मान लो इस पर कोई चोटी है, अगर मान लो वो इतनी ऊंची भी है, ध्यान से देखो, इस चोटी से बड़ी है ये वाली चोटी, लेकिन इस ये ऊंचाई पर है, तो ये तो ऊंची हुई ना। तो हाइट तो ऐसे नापी जाएगी ना, तो इससे ऊंची है। इसीलिए दुनिया की टॉप मोस्ट चोटियां आपको यहाँ मिल जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से हाइट ज्यादा मिल रही है। ये देखो कितनी हाइट हो गई। तो ये है मैकेनिज्म। तो इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ? भाई इधर उत्तर में हिमालय बना,
कौन से सी से? बताओ कौन से सी से बना? तेथीस सी फोल्ड हुआ। कौन से दो लैंड के कॉम्प्रेशन से बना? इधर अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड कौन सी प्लेट से टूटा? यूरेशियन प्लेट से। गोंडवाना लैंड कौन सी प्लेट से टूटा? अफ्रीकन प्लेट से। बीच का टेथीस सागर फोल्ड होकर हिमालय बन गया। जब गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो हिमालय की बर्फ पिघली और नदियां निकली और मैदानी भाग बन। अब ध्यान से देखो, इधर राजस्थान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। क्यों? जब गर्मी बढ़ी, समुद्र का पानी सूखा। कौन से समुद्र का? टेथीस सी का। और जब समुद्र का पानी सूखता है तो समुद्र के अंदर मैगी, मोमोज, बर्गर तो मिलेंगे नहीं। मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो मिलेगी नहीं। समुद्र के अंदर क्या होगा? रेत होगी। और रेत कहाँ मिलेगी आपको? रेगिस्तान में। तो कहा जाता है कि जो रेगिस्तान है, भारत का थार डेजर्ट है, किसके सूखने से बना? इसी टेथीस सी के सूखने से बना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? भारत के राजस्थान में पेट्रोलियम के रिसोर्सेस पाए गए और पेट्रोलियम के रिसोर्सेस समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं, सी बॉटम में ही पाए जाते हैं। पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कहाँ पाया जाता है? सी बॉटम में ही पाया जाता है। और कहा जाता है कि ये जो हिस्सा है, ये जो टेथीस सागर वाला हिस्सा है, ये पूरे पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, तो दुनिया के तेल के कुएं यहीं पर देख रहे हैं। और रेगिस्तान भी आपको यहीं दिखेगा। सऊदी अरब में रेगिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? ओशियन लेवल डाउन गया, समुद्र सूखे और रेगिस्तान बन गया। और अब जब रेगिस्तान बन गया तो उन्हीं से एक्सट्रैक्शन कर करके, खुदाई कर करके रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। तो जो एक डेजर्ट होता है, जो लैंड पर डेजर्ट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है। समुद्र पर डेजर्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। समुद्र सूख गया, डेजर्ट बना, तो समुद्र के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, अवशेष होते हैं, और उन अवशेषों से ही पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल बनता है। तो इंडिया के उत्तरी भाग में पर्वतीय माला है, पर्वत चोटियां हैं, हिल्स है। मध्य भाग में मैदानी भाग है। वेस्ट में डेजर्ट है। डेजर्ट कैसे बना? ये टेथीस सागर जो था, इधर खड़ा होकर तो माउंटेन बन गया, और इधर सूखने के बाद क्या बन गया? डेजर्ट बन गया। और नीचे जो है वो चट्टानी भाग है। कैसी चट्टान है? कौन सी चट्टान है? गोंडवाना लैंड की चट्टान। कहाँ से निकल के आया? अफ्रीका की प्लेट से टूट कर लगा। तो भारत 3 भागों में बटा है, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, प्लेटू रीजन। हिमालय फोल्ड हुआ। क्या फोल्ड हुआ? टेथीस सागर फोल्ड हुआ। क्यों हुआ? दो लैंड आपस में कंप्रेस करने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे। उसी टकराहट के बीच में, कंप्रेशन के बीच में, हिमालय पर्वतमाला चोटियों का निर्माण हुआ। टेथीस सागर फोल्ड होना शुरू हो गया और फोल्ड होते होते आइस एज में वो हिमालय पर्वतमाला में कन्वर्ट हुआ। जब आइस एज पिघला, बर्फ पिघलने लगी, तो मैदानों का निर्माण हुआ। आज भी देखो, भारत में मैक्सिमम नदियां हिमालय से निकल रही हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपको मैंने ये बात अभी बताई है कि ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया है, तो इस हिस्से को सभी याद रखेंगे। ये वाला अंगारा गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा नीचे धंसा है। तो जब ये हिस्सा नीचे धंसा है ऐसे, और ये हिस्सा ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो ध्यान से देखो, जब ये हिस्सा नीचे धंस गया तो पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठेगा नहीं उठेगा? बताओ मुझे जल्दी से। जब आगे वाला हिस्से नीचे धंस गया, सबडक्ट हो गया, तो पीछे वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली ऊपर उठेगा। तो भारत में जब दक्षिण भारत में देखोगे तो सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी यहां नहीं दिखेगी, यहां दिखेगी। भारत की दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी आपको कहां दिखेगी? अनाई मुदी यहां दिखेगी। क्यों? उसके पीछे ये जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन, क्योंकि आगे वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चोटी होगी और यहाँ पर जो चोटी होगी, तो आगे वाला हिस्सा जब सब डक्ट है तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली कम होगी और इसकी हाइट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। चलिए,
तो ये हो गया हमारा इंडिया के फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर। तो आप इस तरफ बताएंगे तो कौन सा लैंड है, अंगारा लैंड। नीचे कौन सा लैंड है, तो गोंडवाना लैंड। बीच में क्या है, तो मैदान है। इधर क्या है, तो आपकी पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। इसका निर्माण कैसे हुआ, तेतीस सागर फोल्ड होकर खड़ा हो गया। इस तरफ रेगिस्तान कैसे बना, तेतीस सागर सूख कर रेगिस्तान बन गया। ये आपकी चट्टानी भाग है यहाँ पर। ये आपका मैदानी भाग है जो फर्टाइल है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां होंगी। तो ये इंडिया की फॉर्मेशन का आपका टॉपिक। तो जब इंडिया की फॉर्मेशन हो गई है तो अब हमें उसी तरीके से पढ़ना है सीक्वेंस वाइज। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। दूसरा टॉपिक हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले में इंट्रो हो गया, दूसरे में फॉर्मेशन हो गया। तो फॉर्मेशन में आपको सारे की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। कितने की पॉइंट्स आप करके चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है आपकी कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट्स एंड कोस्टल एंड बाउंड्री। कोस्टल स्टेट एंड बाउंड्री। तो हमें सिर्फ स्टडी करनी है किसकी, यहां से लेकर यहां तक। सॉरी यहां तक नहीं, आगे यहाँ तक। क्योंकि ये इधर बांग्लादेश है, फिर ये वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से लेकर हमें इस कोस्टल एरिया की हमें स्टडी करनी है। और हमें देखना है कि इस कोस्टल में हमसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाए। तो कोस्टल स्टेट्स एंड बाउंड्री में आप देखेंगे तो कोस्टल में स्टेट्स की बात करेंगे तो आप देखिए कि इधर वाले कोस्ट को बोलते हैं कौन सा कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। और इधर वाले को बोलेंगे ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो वेस्ट कोस्ट में आपको दिखेगा अरब सागर, अरेबियन सी। और जो ईस्ट वाले में दिखेगा बंगाल की खाड़ी। क्या दिखेगा, बंगाल की खाड़ी। अब वेस्ट कोस्ट में जब आपको अरेबियन सी दिखेगा, इस अरेबियन सी वाले तट पर, कोस्ट पर आपको कितने स्टेट दिखाई देंगे, 5 स्टेट। और उस तरफ आपको कितने स्टेट दिखाई देंगे, 4 स्टेट। तो आप कहेंगे कि भारत के कोस्टल लाइन पर 9 स्टेट। अब इधर के 5 कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो ये 5 स्टेट हो गए। याद रहे मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और जब ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे तो इधर मिलेगा आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये आपको 4 स्टेट दिखेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के समुद्र तट पर कितने राज्य हैं, तो 9। 5 पश्चिम की तरफ और 4 पूर्व की तरफ। 5 वेस्ट कोस्ट पर और 4 ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो ये 9 आपके कोस्टल बाउंड्रीज आपको दिखाई देंगी। अब यहां से प्रश्न आपका दूसरा क्या बनेगा कि बताएं कि भारत का वह कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है। भारत का वह कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि गुजरात वह स्टेट है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताएं दूसरा स्टेट कौन सा है जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री स्टेट। तो जब दूसरे स्टेट की बात आएगी तो नंबर 2 पर लिखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जब नंबर 3 की बात आएगी तो बताओ किसका नाम आएगा नंबर 3 पर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग राइट आंसर्स। तो बताओ नंबर 3 पर कौन आएगा, सबसे बड़ा।
सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री नंबर 3 पर। एक दो बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो थर्ड नंबर है 2 के नीचे ही। याद करने की ट्रिक देख लो, 2 के नीचे ही 3 नंबर है और 2 के बाद ही 3 आता है। इंग्लिश में आपका जो काउंटिंग है मैथ में 2 के बाद ही 3 आता है, तो जस्ट 2 के नीचे ही 3 लिख देना है आपको। इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। ट्राई टू फाइंड द न्यू वे टू लर्न द क्वेश्चंस। नंबर 1 इधर हो गया, नंबर 2 के जस्ट नीचे ही 3 नंबर है, तो इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाएगा। कंफ्यूजन होती है महाराष्ट्र और इधर उधर लेकर, ठीक है। तो नंबर हो गया आपका 3। अच्छा, फोर्थ की बारी आएगी तो कौन होगा? जब फोर्थ की बारी आएगी तब आपका नाम आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये टॉप 4 आप याद रख लेंगे, टॉप 3 याद रख लेंगे तो सफिशिएंट होगा। टॉप 3 याद रख लेंगे, इट विल बी सफिशिएंट। तो टॉप 3 लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ये आप याद रखें। तो नंबर 5 पे केरला है, वो आप याद रखें, ठीक है। अब 5 कैसे याद रखेंगे? 3 और 2 मिलाकर होता है 5, 5 बगल में याद है। या ऊपर से देखेंगे तो 1 और 4 मिलाकर 5 होता है, तो सबसे लास्ट में 5 आती है। तो कैसे भी आप ट्रिक से अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो कोस्टल लेंथ को लेकर ये क्वेश्चन आया। तो कोस्टल बाउंड्री को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कितने स्टेट हैं, 9 स्टेट हैं। 4 इस तरफ, और सॉरी 5 इस तरफ और 4 इस तरफ। अब यहाँ पर इनके नाम अलग अलग पूछे जाते हैं। इस वेस्ट कोस्ट में कितने सेपरेटेड कोस्ट हैं वो पूछा जाएगा, और इस ईस्ट कोस्ट में कितने सेपरेटेड कोस्ट हैं वो पूछा जाएगा। जैसे अब इस पश्चिम तट पर, यहाँ पर जब देखेंगे तो इस तट को, यहाँ तक के तट को, यहाँ तक के तट को किसी और नाम से जाना जाएगा, यहाँ तक के तट को किसी और नाम से जाना जाएगा, और यहाँ तक के कोस्ट को किसी और नाम से जाना। तो बताओ, अगर किसी छात्र को पता है तो इस वाले कोस्टल एरिया को क्या कहते हैं, इस वाले कोस्टल एरिया को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं? ए, बी, सी। बताओ अगर किसी को पता है। जो मेरे पुराने छात्र हैं, इफ दे आर इन द क्लास, दे कैन टेल, वो बता सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो ए वाला कोस्ट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट। इसका तट काठियावाड़, काठियावाड़ का तट, ठीक है। जो नंबर 2 है, जो नंबर 2 है उसको बोलते हैं द्वीप, जो है उसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण। और जो नंबर सी है इसको बोलते हैं मालाबार का तट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केरल के तट को, केरल के कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट। कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट। और गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, काठियावाड़ का तट, ठीक है। तो 3 कोस्ट आपको ईस्ट क्षेत्र में याद रखना, तो वेस्ट क्षेत्र।
और जब ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कोस्ट दिखेगा डी, उसके बाद एक दिखेगा ई, उसके बाद एक दिखेगा एफ। तो जो डी आपका कोस्ट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल का तट। कौन सा तट? कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट। जो ई है उसको बोलते हैं आंध्र का तटीय मैदान या आंध्र तट। आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र तट। और जो एफ है उसको बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल, उत्कल मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का तट। उत्कल तट, उड़ीसा का तट। तो यहाँ से ये आप कोस्टल रीजन्स को याद रख लेंगे कि किस एरिया को कौन सा तट बोलते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सी और डी। इम्पोर्टेंट तो ये 6 के 6 ही हैं, लेकिन ये सी और डी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बाई स्टेट पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु के कोस्टल रीजन को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल। केरल के कोस्टल रीजन को किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार। ये 2 जरूर याद रख लेना, उसके अलावा बाकी 4 तो और बचे हैं, उनको भी जरूर याद। तो ये हो गया हमारा कोस्टल रीजन का, जिसमें आपको 6 कोस्ट मिल जाएंगे देखने को, एक 3 वेस्ट में, 3 ईस्ट में। तीनों के नाम बता दिए सीक्वेंस वाइज। 9 स्टेट हैं, 5 वेस्ट में, 4 ईस्ट में। किसकी कोस्टल बाउंड्री किसके साथ है? अब इनके बाद जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वो आएगा हमारे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाह, कि इन तटों पर ये जो कोस्ट है, इन कोस्टल एरियाज में हमारे पोर्ट हैं, हम उन पोर्ट्स को समझें। तो अब आप मुझे बताएं कि अभी तक के हमारे डिस्कशन में, अभी तक के हमारे टॉपिक जितने भी हमने किए, उसमें से अगर किसी छात्र को कोई डाउट है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, पहले तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को कि कोई डाउट ना हो। इफ एनीवन हैज डाउट वो मुझसे पूछ सकते बाय रेजिंग द हैंड। कि इंडिया के इंट्रोडक्शन में, इंडिया के फॉर्मेशन में, इंडिया के कोस्टल रीजन में अगर किसी भी छात्र को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे बताएं। बेटा मोहित, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? माइक इज ऑन, यू कैन स्पीक। बताइए। सर खटखट कोस्ट में कौन कौन सी स्टेटें आएंगी? खटखट कोस्ट? ये खटखट कोस्ट कौन सा है? कनकन सर, सॉरी कनकन। कोंकण में, कोंकण में बेटा कौन की? 3 स्टेट आती हैं, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। आप अभी जब मैं आपको ट्रेन वाला सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ट्रेन पे बताऊंगा, तो एक है कोंकण रेल। कोंकण रेल भी इन 3 क्षेत्रों से जाती है, 3 राज्यों से जाती है। और कोंकण रेल भी 3 राज्यों से जाती है, महाराष्ट्र से चलकर कर्नाटक में जाती है। और कोंकण रेल की लंबाई पूछी जाती है तो वो है 760 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर हम कोस्ट अभी पढ़ रहे हैं तो अभी इसको आप मत ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ आप देखेंगे कोंकण एरिया में आपको महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा, गोवा और कर्नाटक का 3 क्षेत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गुजरात के क्षेत्र को काठियावाड़ का तट बोलते हैं, केरल के तट को मालाबार का तट बोलते हैं, और कर्नाटका और गोवा वाले तट को कोंकण तट बोलते हैं, और महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट बताया जरा। देखिए मैं आपको जनरल एक बात बताऊं, बी फ्रैंक, यू कैन आस्क। मेरी क्लास में आपको हेजिटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बी फ्रैंक, यू कैन आस्क एनीथिंग टू द सब्जेक्ट जो कि क्लास में डिस्कशन चल रहा है, और उसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। अगर टाइम होगा
इन प्रॉपर मैनर बताने का हो तो मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। तो मुझे बताएं अब तक के मेरे डिस्कशन में किसी का कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन पर ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। नीरज, आर यू इन द क्लास? हाँ जी सर। कैसी चल रही तैयारी? सर तैयारी तो सर अच्छी चल रही है सर। बस सर मैथ थोड़ी वीक है सर। थोड़ी नहीं सर, थोड़ी ज्यादा है। तो मैथ के लिए मैं क्या करूं बताओ। मैथ के लिए दिनेश सर को परेशान करता हूँ डेली। दिनेश सर को पकड़ो, फिलहाल दिनेश सर भी परेशान चल रहे हैं। उनको ज्यादा परेशान ना करो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँ। करो हाँ लेकिन जी सर। ज्यादा मत करो क्योंकि हाँ फॉर जी द सर। टाइम बिंग अच्छा सर, आप ही इज सर ऑल्सो आप साइंस कब स्टार्ट करोगे? है। साइंस। बेटा एज पर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि सब्जेक्ट तो मुझे कई सारे पढ़ाने हैं और अभी लास्ट साइंस ही तो पढ़ी थी अब तुमने, फिर तुम्हें क्या जरूरत है साइंस की, या रिवीजन करना है? नहीं सर, केमिस्ट्री में सर थोड़े मतलब है सर। फिजिक्स और बायो में तो काफी इंप्रूवमेंट है। केमिस्ट्री में अभी भी सर थोड़े मतलब कुछ डाउट है। ज्यादा ही डाउट है सर, मतलब फॉर्मूला हो गया सर, और जो ये मेटल नॉन मेटल और इनके जो कार्बन जो चेन रिएक्शन होता है सर इसके अंदर। चलो ठीक है, कोई नहीं, जब आगे टू द टॉपिक आएंगे तब हम उसको बात करें। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि रिकैप अगर हो जाता है हमारा तो अच्छा रहता है। तो जल्दी से देखिए यहाँ तक का डिस्कशन कि अभी तक हमने देखा भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ से 4 पॉइंट्स हमने देखे। तो अगर मैं पॉइंट ए बी की बात करता हूँ तो 3214 किलोमीटर है, NH44 होता हुआ जाएगा। तो अगर मैं सी और डी की बात करता हूँ तो 2933 किलोमीटर है, और ये NH27 से रूटेड थ्रू होकर आप जा सकते हैं। ए पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल, बी पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, और जो इधर है आपका ई पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है। डी पॉइंट का नाम है किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का पूर्वी बिंदु है। और सी पॉइंट का नाम है गुहार मोती जो कि भारत का पश्चिमी बिंदु है। और सी और डी के बीच में 2 घंटे का फर्क है। अगर यहाँ पर सुबह 5 बजे सनराइज हो रहा है तो सी पॉइंट पर कितने बजे होगा, एज यू नो द रिजल्ट, बताने की आवश्यकता नहीं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सी पॉइंट डी पॉइंट से 2 घंटा पीछे है, या डी पॉइंट सी पॉइंट से 2 घंटा आगे है, कैसे भी कह सकते हैं, या सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में 2 घंटों का गैप। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अगर आपको सी से डी पर जाना है रूटेड थ्रू ए, कैसे ऐसे, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 15,200 किलोमीटर। फिर आपको अगर सी से डी पर जाना है रूटेड थ्रू बी, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 6100 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री को तय करना पड़ेगा। और जब भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री देखोगे तो लक्षद्वीप को भी जोड़ोगे और इधर अंडमान निकोबार को भी जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। फिर भारत के पड़ोसी राज्यों में देखोगे तो सबसे छोटी बाउंड्री 105 के आसपास बना रहा है अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बाउंड्री बन रही है बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताएं भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ध्यान से देखिए मैप पर, इसको देखिए ध्यान से, त्रिपुरा, इस पर मैंने टी लिखा है, तो ये बांग्लादेश है। तो देखो ये बांग्लादेश इधर से है, बांग्लादेश की बाउंड्री चल रही है, ये देखो बांग्लादेश ऐसे, ये त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री। चारों पॉइंट्स के नाम क्लियर हो गए आपको। अब जब बात करते हैं कोस्टल की, 7,516 है, मेन लैंड की 6100 किलोमीटर है। इंडिया के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में जब बात करेंगे तो उत्तरी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र मैदानी भाग है, और दक्षिण का क्षेत्र आपका पठारी क्षेत्र है, प्लेटो रीजन वाला क्षेत्र। पश्चिम में रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है जो कि टेथिस सागर के सूखने से थार मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। हिमालय क्यों बना, टेथिस सागर फोल्ड होकर हिमालय बन गया। हिमालय
टेथिस सागर फोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कंप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से टेथिस सागर अपलिफ्ट हुआ। अपलिफ्ट होने के बाद वो फोल्ड हुआ और फोल्ड होने के बाद माउंटेन बन गई। और जैसे जैसे टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होते ही बर्फ पिघलना शुरू हुई। बर्फ के पिघलने से हिमालय से निकलने वाली नदियां आई। उन नदियों ने भारत के मैदानी भागों का निर्माण किया। तो प्लेन्स आ गए। ठीक है। देन भारत के 9 राज्य हैं जो कोस्ट पर हैं। 5 ईस्ट वेस्ट में, 4 ईस्ट में। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इस तरीके से है। और इस वाले तट को काठियावाड़ का तट, फिर कोंकण तट, फिर मालाबार तट, फिर कोरोमंडल तट, फिर आंध्र का तटीय मैदान और एट द एंड आपका उत्कल तट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो मैं आपसे ये आशा कर सकता हूँ कि आज के डिस्कशन का आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो डाउटफुल हो। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और आपसे उम्मीद करूंगा कि ये क्लियरेंस आपको बनी रहे। चलिए, मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे। गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम एंड कीप स्टडिंग।